सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, एक्ट एंड फ्रिक्शन। एक्ट का मतलब होता है कदम उठाना, कोई एक्शन लेना, और फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, कि कोई कदम उठा रहा है तो उसके अंदर जो है रोक लगाना, बाधा डालना, रुकावट आना। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो विभिन्न हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं, देखो ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कोई विशेष कोर्ट, कोई स्पेशल कोर्ट जो कि किसी विशेष मुद्दे को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो विभिन्न ट्राइब्यूनल्स हैं इनमें कई रिक्तियां पड़ी हुई हैं ना, इनमें कई पद जो है खाली है। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी केंद्र सरकार को कहा जा चुका है कि भाई जल्द से जल्द जो है इन ये जो रिक्तियां हैं इन्हें भरा जाए और इसके लिए एक नेशनल कमीशन बनाया जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इसमें देरी कर रही है। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे, है ना, कि एक्ट एंड फ्रिक्शन, कि एक्शन ठीक तरह से हो नहीं पा रहा, उसके बीच में जो है घर्षण हमें देखने को मिल रहा है। अ नेशनल कमीशन इज इसेंशियल। एडिटोरियल कहता है कि भाई एक राष्ट्रीय आयोग जरूरी है। किस बात के लिए? टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू ट्राइब्यूनल्स, कि विभिन्न जो हमारे न्यायाधिकरण हैं उनमें नियुक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग आवश्यक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, कि नवीनतम, है ना, अभी हाल ही में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स का मतलब है जो कुछ भी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, जो कुछ भी विकास हमें देखने को मिला है, उससे उसने इस चीज़ को प्रदर्शित किया है। किस चीज़ को दिखाया है? डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शित करना, दिखाना। द यूनियन गवर्नमेंट्स इम्प्लेकेबल डिटर्मिनेशन। तो अभी हाल ही की जो घटनाएं हैं उनसे हमें क्या देखने को मिला है? उनसे हमें एक चीज़ देखने को मिली है, सरकार का डिटर्मिनेशन। और वो जो डिटर्मिनेशन है ना सरकार का, वो बड़ा ही इम्प्लेकेबल नज़र आता है। इम्प्लेकेबल का मतलब होता है एक ऐसा ओपिनियन जिसको चेंज करना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। यानी कि सरकार का जो ओपिनियन है उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। सरकार पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय नज़र आती है। किस बात में? टू अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है महत्व कम करना। दी ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक तरीके से स्वतंत्रता। दी ऑटोनॉमी ऑफ द वेरियस ट्राइब्यूनल्स इन द कंट्री, कि हमारे जो विविध ट्राइब्यूनल्स हैं देश में, उनकी जो आप कह सकते हो स्वतंत्रता है, उनको कम करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध नज़र आती है ना, डिटरमाइंड नज़र आती है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। अभी हाल ही में जो कुछ हुआ है, जो कुछ बातें हमारे सामने आई हैं, उनसे तो ऐसा ही नज़र आता है। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है? इट रिसेंटली गॉट पार्लियामेंट टू इनैक्ट द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है? संसद के माध्यम से जो है इनैक्ट, निर्मित करना, गढ़ना, बनाना द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, कि ये जो न्यायाधिकरण है इनसे जुड़ा हुआ, रिफॉर्म का मतलब होता है संशोधन, सुधार। तो ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट जो है सरकार ने पास किए हैं। तो इन ये जो ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट है इनमें क्या बातें हैं? विच कंटेंट, उसमें शामिल थे, क्या शामिल थे? ये जो सुधार किए गए उनमें शामिल थे प्रोविजंस, कुछ प्रावधान रखे गए थे, दैट हैड बीन स्ट्रक डाउन। देखो स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। जैसे कोई बिल है उसमें कोई बातें लिखी गई है तो उसको हटा देना, तो उसको कहा जाएगा स्ट्रक डाउन। विच हैड बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है स्पेशल ऑर्डर, अध्यादेश। इशूड अर्लियर, इशूड अर्लियर का मतलब है पूर्व में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में क्या किया गया था? एक अध्यादेश जारी करते हुए कुछ ऐसी बातें थी जिनको हटा दिया गया था। उन बातों को ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट में सरकार के द्वारा शामिल किया गया। तो इससे यही पता चलता है कि सरकार जो है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्प्लेकेबल नज़र आती है ना, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड नज़र आती है इन ट्राइब्यूनल्स को कंट्रोल करने में। आफ्टर बीइंग शार्पली क्वेश्चनड बाय द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर बीइंग शार्पली क्वेश्चनड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही तीखे रूप से सवाल किए जाने पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बहुत ही, आप कह सकते हो कि तीखे रूप से सवाल पूछा। ऑन द अनयूजुअल डिले, ये जो असाधारण देरी देखने को मिल रही है ना, इन फिलिंग अप वैकेंसीज, कि भाई ये जो वैकेंसीज हैं इनको भरा नहीं जा रहा है। अमोंग, कहाँ है वैकेंसीज? अमोंग जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, कि विभिन्न जो हमारे कह सकते हो कि न्याय से और प्रशासन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनके जो पद हैं जो भरे जाने चाहिए, खास करके ट्राइब्यूनल्स में, वे भरे नहीं जा रहे हैं। इनमें देरी क्यों हो रही है?
इसके संबंध में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, इट रिलीज्ड अ सेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स दिस वीक, तो फिर केंद्र सरकार ने क्या किया, जारी किया अ सेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, है ना, कि भाई कुछ नियुक्तियां जो है केंद्र सरकार ने जारी की दिस वीक। द कोर्ट फाउंड दैट देयर वाज चेरी पिकिंग। अब ये देखो ठीक है कि केंद्र सरकार ने जो है कुछ अपॉइंटमेंट्स जो है जारी कर दिए इस वीक, लेकिन अदालत ने पाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया, द कोर्ट फाउंड दैट देयर वाज चेरी पिकिंग। देखो चेरी पिकिंग का मतलब क्या होता है, चेरी पिकिंग का मतलब होता है, जैसे चेरी पिकिंग का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जिसमें आप क्या करते हो, ऐसे व्यक्तियों को या कुछ ऐसे आइटम्स को चुन लेते हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, उसको कहा जाता है चेरी पिकिंग। अमॉन्ग द नेम्स, तो जो नेम चुने गए ना, चूजन बाय द वेरियस सिलेक्शन कमिटीज़, तो विविध सिलेक्शन कमिटीज़ के द्वारा जो नाम चुने गए हैं, उन चुने गए नामों में सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये नाम जो है सरकार ने अपने अपने फ़ायदे के लिए चुने हैं ना। चेरी पिकिंग का मतलब है कि भाई ऐसे व्यक्तियों को चुना गया है जो कि सरकार के लिए फ़ायदेमंद हो, वो कहा गया है चेरी पिकिंग। तो चेरी पिकिंग करने का मतलब होता है कि ऐसे अवसर का लाभ उठाना या फिर ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाना या ऐसे आदमियों को चुन लेना जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। Instead of exhausting the selection list, put together by panels of judges and officials। अब देखो क्या हुआ था कि सरकार के पास पहले से लिस्ट अवेलेबल थी, जो कि विभिन्न जो जजेस हैं, विभिन्न जो आप कह सकते हो कि न्यायाधीश हैं, विभिन्न जो ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा पहले ही कई तरह की लिस्ट सरकार को प्रोवाइड कराई गई थी। तो उन लिस्ट को पूरी तरीके से यूज़ करने के बजाय, देखो एग्जॉस्ट का मतलब होता है जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उसको पूरी तरीके से प्रयोग में ले लेना, उसको पूरी तरीके से यूज़ कर लेना। तो देखो सरकार के पास ये जो नियुक्तियां करनी थी ना विभिन्न ट्राइब्यूनल्स में, इन नियुक्तियों को करने के लिए सरकार के पास पहले से कई सारी लिस्ट मौजूद थी जो कि विभिन्न जजेस ने और विभिन्न ऑफिशियल्स ने तैयार करके रखी थी ना, पुट टुगेदर, इन सब के द्वारा वो लिस्ट जो है रखी गई थी। तो इनका यूज़ करने की बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, सरकार ने किया क्या, द गवर्नमेंट हैड वेडेड इनटू। देखो ये जो शब्द आया ना, वेड इनटू, वेड इनटू का मतलब होता है, जैसे हम किसी भी व्यक्ति के लिए बोलते हैं ना, वेड इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है, वेड इनटू का समथिंग का मतलब होता है कि किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाना, बिना ठीक तरीके से विचारे, बिना परिणामों पर विचार किए, बिना परिणामों पर विचार किए, है ना, बिना सावधानी पूर्वक विचार किए आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाते हो, इसको बोलते हैं वेड इनटू। तो सरकार ने क्या किया, पहले से जो लिस्ट अवेलेबल थी उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय सरकार ने क्या किया, डिटर्मिनेशन दिखाया। द गवर्नमेंट हैड वेडेड इनटू द वेटिंग लिस्ट टू एक्सरसाइज इट्स चॉइस। सरकार ने क्या किया, जो वेटिंग लिस्ट है ना, आप कह सकते हो कि जो सेकेंडरी लिस्ट है, मतलब मेन लिस्ट पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, हैड वेडेड इनटू द वेटिंग लिस्ट टू एक्सरसाइज इट्स चॉइस। सरकार ने अपनी चॉइस को, है ना, अपनी चॉइस को दिखाने के लिए, एक्सरसाइज का मतलब होता है यहाँ पे कोई गतिविधि है उसको अंजाम देना, तो सरकार ने क्या किया, एक तरीके से जो अपना चुनाव किया वो अपने हिसाब से किया। इन अनदर डेवलपमेंट, एक और जो घटनाक्रम में विकास हमें देखने को मिला है वो क्या है, द गवर्नमेंट कट शॉर्ट द टेन्योर ऑफ द एक्टिंग चेयरपर्सन। सरकार ने क्या किया कि कट शॉर्ट का मतलब है काट के छोटा कर देना, द टेन्योर का मतलब है अवधि, ऑफ द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। देखो NCLAT जो है, इसके वर्तमान जो चेयरपर्सन है उनका जो कार्यकाल है उसको भी सरकार ने क्या किया, छोटा कर दिया। ये कौन है चेयरपर्सन, जस्टिस AIS चीमा। तो इनके कार्यकाल को छोटा कर दिया केंद्र सरकार ने, कितना, 10 दिन। मिस्टर चीमा वाज सेट टू डिलीवर। अब देखो ये जो मिस्टर चीमा थे NCLAT के चेयरपर्सन, ये क्या करने वाले थे, वाज सेट टू डिलीवर, ये जो है डिलीवर करने वाले थे, देने वाले थे, क्या देने वाले थे, इन सम मैटर्स, वाज सेट टू डिलीवर इन सम मैटर्स, कुछ मामलों में ये महत्वपूर्ण फैसले देने वाले थे, इन सम मैटर्स ऑन विच द NCLAT हैड रिजर्व्ड जजमेंट बिफोर रिटायरिंग ऑन September 20। देखो इनको क्या, इनका जो रिटायरमेंट था सितंबर 20 का। अब अपने रिटायरमेंट से पहले कुछ जजमेंट्स थे जो कि रिजर्व, देखो रिजर्व जजमेंट के कहा जाता है ना, जब रिजर्व जजमेंट, इसका मतलब उस जजमेंट को फाइनल कर दिया गया है लेकिन उसे रोक के रखा गया है, कुछ देर बाद उस जजमेंट को बताया जाएगा। तो मिस्टर चीमा जो है, कई सारे जजमेंट्स थे, है ना,
जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि NCLAT से संबंधित कई सारे जजमेंट्स थे जो कि रोक के रखे हुए थे और उन जजमेंट्स को वे डिलीवर करने वाले थे 20 सितंबर से पहले। लेकिन इसको क्या सरकार ने क्या किया, इनके टाइम पीरियड को 10 दिन कम कर दिया। और सरकार ने स्पष्टीकरण क्या दिया इस बात के पीछे, द गवर्नमेंट्स जस्टिफिकेशन का, जस्टिफाई करना मतलब होता है किसी चीज़ को बताना कि भाई हमने ऐसा क्यों किया। तो गवर्नमेंट्स जस्टिफिकेशन वाज दैट इट वाज गोइंग बाय इट्स लेटेस्ट लॉ। सरकार ने जस्टिफिकेशन ये दिया कि सरकार ने क्या कहा कि भाई हम जो है हमारा जो लेटेस्ट कानून है उसके हिसाब से काम कर रहे थे। अंडर विच, लेटेस्ट कानून जो है वो क्या है, अंडर विच द एक्टिंग चेयरपर्सन 4-year टेन्योर वुड एंड ऑन सितंबर 10। उसके तहत क्या है कि भाई ये जो नया लेटेस्ट कानून है उसके तहत क्या है कि NCLAT के जो चेयरपर्सन है उनका 4 ईयर का जो कार्यकाल है वुड एंड, वो समाप्त होगा कब, 10 सितंबर को। तो उसके अनुसार हम कार्य कर रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, उनका कार्यकाल 10 सितंबर कर दिया। ये केंद्र सरकार ने जवाब दिया। एंड दैट जस्टिस M वेणुगोपाल हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। और क्या कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि जस्टिस वेणुगोपाल जो हैं उनको पहले से ही उनकी जगह नियुक्त कर दिया गया है, हैड बीन अपॉइंटेड, उनको नियुक्त कर दिया गया है इन हिज प्लेस, है ना, मिस्टर चीमा की जगह इनको नियुक्त कर दिया गया है, सरकार ने ये कहा। हाउएवर, हालांकि अ बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि एक पीठ, एक बेंच जिसकी की अध्यक्षता किसने की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, NV रमन, है ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, NV रमन, वाज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इन्होंने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचार रखा, दैट ही शुड बी अलाउड, कि मिस्टर चीमा जो हैं उनको अलाउ किया जाना चाहिए टू कंप्लीट हिज टेन्योर, है ना, कि वे अपना कार्यकाल पूरा करें, यानी कि उन्हें 20 सितंबर तक अलाउ किया जाना चाहिए। एंड इवन रिमार्क्ड, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी रिमार्क दिया, है ना, ये टिप्पणी भी की, दैट द कोर्ट वुड नॉट हेजिटेट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम जो है इस बात में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे, इस बात में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, टू स्टे द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट ऑन इट्स ऑन मोशन। देखो ये जो शब्द आया ना, ऑन इट्स ऑन, इस ऑन है ना, ऑन इट्स ऑन का मतलब या फिर ऑन वंस ऑन, इसका मतलब होता है, मतलब जब आप स्वयं करते हो ना बिना किसी की हेल्प के, तो टू स्टे द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट ऑन इट्स ऑन मोशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि भाई वह अपने हिसाब से जो है एक प्रस्ताव पारित करेगी, और ये जो सरकार क्या कर रही है, ये जो सरकार जो एक्ट लेके आई है ना, उस एक्ट के क्रियान्वयन पे स्टे का मतलब है रोक लगा देना, ना, तो रोक लगाने से भी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं हिचकिचाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला के यही कहा कि भाई जो मिस्टर चीमा है उन्हें उनका कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द मैटर वाज रिजॉल्व क्विकली, कि भाई ये जो पूरा की पूरा मामला था यह शीघ्रता से जो है हल हो गया, हल हो गया, विथ द गवर्नमेंट बैकिंग डाउन, सरकार के पीछे हटते हुए, ना, सरकार पीछे हट गई इस मामले पे, सरकार ने मान ली सुप्रीम कोर्ट की बात, एंड एग्रिंग, सरकार पीछे हट गई और इस बात पे सहमत होती हुई नजर आई सरकार, एग्रिंग दैट जस्टिस वेणुगोपाल वुड गो ऑन लीव, कि ठीक है जस्टिस वेणुगोपाल जो है जिनको कि ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया गया है वे लीव पे चले जाएंगे, कब तक, अंटिल जस्टिस चीमा फिनिश्ड हिज स्टिंट, का मतलब होता है उनकी अवधि, है ना, उनका कार्यकाल, हिज स्टिंट ऑन सितंबर 20, कि भाई जब तक जस्टिस चीमा जो है वे 20 सितंबर तक अपना कार्यकाल समाप्त नहीं कर रहे थे तब तक ठीक है, मिस्टर वेणुगोपाल जो है वे अवकाश पे चले जाएंगे। द इशू ऑफ ट्राइब्यूनल्स हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ कंसिडरेबल मतलब होता है काफ़ी हद तक, फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण, बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द कोर्ट। तो द इशू ऑफ ट्राइब्यूनल्स, कि ये जो विशेष न्यायालय होते हैं इनका जो मुद्दा है यह एक लंबे समय से क्या रहा है, एक आप कह सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है घर्षण का कारण रहा है, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट, कि सरकार और कोर्ट के बीच में लंबे समय से आप कह सकते हो कि घर्षण का कारण रहा है ट्राइब्यूनल्स का मुद्दा। दे हैव ऑफन डिसएग्रीड, कि भाई सरकार और जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट है, अक्सर आप कह सकते हो कि ये असहमत नजर आए हैं ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता, एलिजिबिलिटी का मतलब है क्राइटेरिया का मतलब है मापदंड, कि भाई जिन मापदंडों के आधार पर ट्राइब्यूनल्स में जजेस की नियुक्ति की जाती है उन मापदंडों को लेकर कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में मतभेद रहा है। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, है ना, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, कंडीशंस ऑफ सर्विस है, एंड अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैव गॉन अगेंस्ट द गवर्नमेंट,
और कई तरह के जजमेंट्स जो है ऐसे आए हैं जो कि सरकार के खिलाफ रहे हैं। क्लॉजेस इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस टू द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ द वेरियस ट्राइब्यूनल्स। एडिटोरियल कहता है कि सरकार के द्वारा कई क्लॉज, सरकार के द्वारा कई उपबंध जो है वे इंट्रोड्यूस किए गए, है ना, कई तरह के जो है कानून लाए गए, उन कानूनों में संशोधन किया गया, है ना, चेंजेस किए गए, है ना, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ द वेरियस ट्राइब्यूनल्स, कि विविध जो ट्राइब्यूनल्स हैं, विविध जो ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स हैं, है ना, उनकी सर्विस की जो कंडीशंस हैं उनको चेंज किया गया सरकार के द्वारा। तो ये जो सरकार ने कदम उठाए, हैव ऑफन बीन सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना, जुडिशियल व्यू। तो सरकार ने ये जो भी कदम उठाए, इन कदमों के ऊपर क्या किया गया, ये कदम जो थे वे अधीन रहे किस चीज़ के, जुडिशियल व्यू, न्यायिक निगरानी के। यानी कि ये जो सरकार ने कदम उठाए ना, इन कदमों के ऊपर कई बार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन कदमों की जो है दोबारा से रिव्यू किया, दोबारा से पुनरावलोकन किया। कोर्ट्स वांट, अदालतें क्या चाहती हैं, टू इंश्योर, कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए दैट अ रीजनेबल टेन्योर वाज अवेलेबल टू द अपॉइंटीज। रीजनेबल का मतलब होता है वाजिब, जो लॉजिक के अनुसार बिल्कुल ठीक हो। अ रीजनेबल, वाजिब, टेन्योर का मतलब अवधि, वाज अवेलेबल टू द अपॉइंटीज, कि जो विविध ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें जिन भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उनके पास क्या होना चाहिए, एक तरीके से पर्याप्त उनका कार्यकाल होना चाहिए, एक वाजिब कार्यकाल उनके पास होना चाहिए। एंड डू नॉट अलाउ क्राइटेरिया रिलेटेड टू एज एंड एक्सपीरियंस टू बी यूज्ड। और अदालतों का ये कहना है कि भाई ये जो क्राइटेरिया सरकार अलाउ करती है ना, एज से जुड़ा हुआ, एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ, इसको प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, टू बी यूज्ड। टू अंडरमाइन का मतलब है महत्व कम करना, देयर इंडिपेंडेंस, कि ये जो ट्राइब्यूनल्स के जज होते हैं इनकी जो स्वतंत्रता है, इसके महत्व को कम करने के लिए एज या एक्सपीरियंस का बहाना नहीं लिया जाना चाहिए। ट्राइब्यूनल्स हैव ऑलवेज बीन सीन एज इंस्टीट्यूशंस, कि जो विभिन्न ट्राइब्यूनल्स हैं इनको हमेशा से इस रूप में देखा गया है, ऐसी संस्थाओं के रूप में देखा गया है, देट वर अ रंग लोअर। देखो रंग का मतलब होता है सीढ़ी, पायदान, रंग लोअर का मतलब है एक सीढ़ी निचला पायदान, अ रंग लोअर इन इंडिपेंडेंस एज रेगुलर कोर्ट्स। अक्सर हमने इस बात को देखा है कि जो हमारी रेगुलर कोर्ट्स होती है ना, उनकी तुलना में ये जो ट्राइब्यूनल्स होती हैं ये उतनी स्वतंत्र नहीं होती है ना, ऐसा देखा गया है ना, इनकी स्वतंत्रता जो है एक सीढ़ी नीचे है रेगुलर कोर्ट्स से। इवन तो भले ही, इवन दो देयर इज वाइड एग्रीमेंट, है ना, हालांकि इस बात पर लेकर, हालांकि देयर इज वाइड एग्रीमेंट, कि इस बात को लेकर एक व्यापक सहमति है, दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्विकर एंड मोर फोकस्ड एडजुडिकेशन। देखो एडजुडिकेशन का मतलब होता है अधिनिर्णयन, अधिनिर्णयन का मतलब होता है किसी केस को सॉल्व करना और उसके बारे में फैसला सुनाना। हालांकि व्यापक रूप से इस बात को माना गया है, वाइड एग्रीमेंट, इस बात पे व्यापक सहमति है, दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, की प्रशासनिक ट्राइब्यूनल्स की हमें ज़रूरत है, किस बात के लिए, ताकि शीघ्रता के साथ और बहुत ज़्यादा फोकस रहते हुए जो है केसेस को जो है सॉल्व किया जा सके। दैट रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन, भाई कुछ केस ऐसे होते हैं जिन केसेस को सॉल्व करने के लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, विशिष्टता की ज़रूरत होती है। एंड डोमेन, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है विशेषज्ञता। भाई कोई केस ऐसे होते हैं जो है ना, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो न्यायाधीश है उसको उस क्षेत्र का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि वास्तव में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना जरूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे लिए ये जो ट्राइब्यूनल्स कोर्ट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज सेवरल लॉज नाउ प्रोवाइड फॉर, कि भाई कई सारे कानून हैं जो कि इस बात के लिए कहते हैं, है ना, एज नाउ प्रोवाइड फॉर, है ना, यहाँ पे प्रोवाइड फॉर का मतलब है कि भाई संभव बनाना, है ना, कि कई सारे कानून हैं जो इस चीज़ को संभव बनाते हैं। फॉर सच एडजुडिकेटिव बॉडीज़, है ना, कि भाई इस तरह की जो एडजुडिकेटिव बॉडीज़ हैं, इस तरह के जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो होने चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, द एग्जीक्यूटिव, कि जो हमारी कार्यपालिका है, जो सरकार है, डज हैव एन इंटरेस्ट इन रिटेनिंग सम लेवरेज ओवर देयर मेंबर्स। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, फिर भी हम ये देखते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका है उसका स्वार्थ है, डज हैव एन इंटरेस्ट, उसका स्वार्थ है इन रिटेनिंग, बरकरार रखने में, सम लेवरेज। लेवरेज का मतलब है एक तरीके से आपका एक्स्ट्रा फ़ायदा, है ना, एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको कुछ मिल जाए,
इन सम लेवरेज ओवर देयर मेंबर्स, है ना। तो सरकार फिर भी क्या करती है कि ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, इनके ऊपर सरकार का कंट्रोल रहे, उसको बरकरार रखने की कोशिश सरकार करती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटेडली कॉल्ड फॉर द, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बात की डिमांड की है, कॉल्ड फॉर द, है ना, किस बात को कॉल फॉर, है ना, किस बात की डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट ने लगातार, किस बात के लिए कहा है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन, की स्थापना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई स्थापित किया जाए, क्या स्थापित किया जाए, नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन, की एक राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल्स आयोग बनाया जाए, टू मेक सुटेबल अपॉइंटमेंट्स, और ये जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन बने, ये क्या करे, ये नियुक्तियां करे, है ना, एंड इवेल्युएट, और मूल्यांकन करे, द फंक्शनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स, कि विभिन्न जो ट्राइब्यूनल्स हैं, उन ट्राइब्यूनल्स में जजेस की नियुक्तियां करने के लिए कमीशन बनना चाहिए, और ये कमीशन क्या करे, नियुक्तियां करे, और साथ ही साथ उनके कार्यों का मूल्यांकन भी करे। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ बीन ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन दिस, देखो ड्रैग वंस फीट, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, फीट हो गए पैर, कि ड्रैग वंस फीट, तो ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है पैरों को घसीटना, मतलब जानबूझ के धीरे काम करना, है ना, जानबूझ के डिले करना, कुल मिला के, है ना, अनिच्छुक होना किसी काम को करने को लेकर। तो एडिटोरियल कह रहा है कि वो अगर सरकार देरी कर रही है ना, कि सरकार ट्राइब्यूनल्स कमीशन, नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन को बनाने में अगर देरी कर रही है, इस बात को लेकर अगर सरकार अपने पैर घसीट रही है, क्यों कर रही है सरकार ऐसा, इट इज़ ओनली बिकॉज, ये सिर्फ इसलिए कर रही है, देयर इज़ अ मेथड टू इट्स मूलिशनेस, ये लास्ट वर्ड आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी देख लेते हैं ना, थोड़ा सा नया शब्द है, मूलिशनेस। देखो मूलिशनेस का मतलब होता है अड़ियलपन, जिद्दीपन, है ना, जिद्दीपन, स्टबर्ननेस, है ना, कि भाई बहुत ही ज़्यादा अड़ जाना अपनी बात पे, है ना, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, बहुत ही ज़्यादा अड़ जाना किसी बात पे, है ना। तो ये सरकार का एक तरीका है कि सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा अड़ियल है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है ना, उसी तरीके के कारण जो है सरकार क्या कर रही है, ये जो काम है, क्या काम है कि भाई नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन स्थापित किया जाना चाहिए, उसमें डिले हमें देखने को मिल रहा है।